हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यल अकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सर्कस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.4, जो कि बाकी एक्सरसाइज से थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इन डेप्थ हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब ये जो है ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है बेटा। अलग अलग टीचर्स जो हैं वो अलग अलग मेथड से इसको करवाते हैं, लेकिन जो इसके परफेक्ट मेथड है मैं आपको दोनों के दोनों ही करवाऊंगा यहाँ पर। आप देख लीजिए कि आपकी क्लास में क्या वहाँ पर करवाया जाता है, क्योंकि बेटा 9th क्लास है। 10th जो है वो तो बोर्ड की क्लास होती है, वहाँ पर तो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। टीचर्स क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे कोई केयर नहीं करता वहाँ पर होता है कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 9th है बेटा, तो पता नहीं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर्स जो हैं वो किस ढंग से इसे करवाएंगे। तो इसीलिए मैं दोनों मेथड्स तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो सर्कल्स जो हैं वो बना दिए हैं। सर्कल्स मेरे थोड़े से लाइट हैं जैसा कि मैं कैमरा में देख रहा हूँ, लेकिन क्लियरली आप देख सकते हैं एक जो बड़ा सर्कल है वो सेंटर ओ के साथ में है और एक छोटा सर्कल जो है वो ओ डैश के साथ में है। जैसा कि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 3 है और दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चलते हैं इस पर्टिकुलर केस की तरफ, मतलब वो जनरल केस नहीं है। इस क्वेश्चन के अलावा आपके पास अगर कोई भी और क्वेश्चन आएगा तो ये जो अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाली अप्रोच काम नहीं करेगी। ये अप्रोच सिर्फ तब काम करती है जब आपके दो रेडियाई, जो भी दो रेडियस दिए हुए हैं और जो भी दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है ये वहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि अब जैसे यहाँ पर है तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। जो दो छोटे नंबर्स हैं अगर हम इनका स्क्वायर करके इन्हें ऐड करें तो बड़े नंबर का स्क्वायर आएगा। तो जो ट्रिक मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो मेथड आपको मैं इसमें पहले बता रहा हूँ, वो सिर्फ उन पर्टिकुलर केसेस में ही काम करेगा। लेट अस कंसीडर टू सर्कल्स सी ओ आर and CO dash R intersecting each other at A and B। तो A और B पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर A B जो है वो कॉमन कोड है और हम शुरू हो जाएं, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि दो सर्कल जो हैं वो A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं बोल रहे हम यहाँ। तो अब हम क्या करें, तो अब हम करते हैं B जॉइन O O डैश A O डैश एंड ए ओ। यानी हमने ए को कोई भी एक पॉइंट लिया है, हमने दूसरा पॉइंट नहीं लिया है। तो हमने ए को ओ से ज्वाइन किया है, ए को ओ डैश से ज्वाइन किया है और दोनों सेंटर्स यानी ओ और ओ डैश इन्हें हमने आपस में ज्वाइन किया है। तो अब जो है अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी छोटा जो भी है, अगर मान लो हम ए ओ डैश लेते हैं तो वो क्या है, वो है 3 सेंटीमीटर्स। इसलिए अगर मान लो ए ओ डैश का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। दूसरा हमने लेना है बेटा ओ ओ डैश, क्योंकि वो छोटा है, ये ले लिया। देयरफॉर ओ ओ डैश स्क्वायर जो है वो हो जाएगा बेटा 16। यहाँ पर आपने यूनिट अगर लिखनी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखनी है, और नहीं तो सिंपल यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 लिख दोगे, ओके रहेगा बेटा। ये हो गया। तीसरा जो है वो है ए ओ। ए ओ जो है ये है 5 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर ए ओ जो है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 25। यहाँ पर हम लिख देंगे क्लियरली जो भी दो हमारे पास छोटे स्क्वायर्स आए हैं, यानी ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश का स्क्वायर, इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ए ओ का स्क्वायर आ रहा है। देयरफॉर
by converse of Pythagoras theorem जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका कन्वर्स हमें ये कहता है कि अगर कभी भी दो साइड्स उनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है तो ऐसे में वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल ओ डैश ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें कैसे पता ये कि यहीं पर 90 डिग्री होगा? जो भी दो छोटी साइड्स होती हैं हमेशा उसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है वो देखते हैं। तो कॉमन क्या है, ओ डैश, तो हमेशा ओ डैश पर 90 डिग्री मिलेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली ओ डैश बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए जो है वो क्या था, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो बी भी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। तो जब यहाँ पर इस साइड में ये हमारे पास 90 डिग्री है तो इस साइड भी तो 90 डिग्री होगा। तो अगर मान लो ये दो हम इस तरह से प्रूव कर दें तो यहाँ पर ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी, ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। तो इससे हमारे को क्या मिला, इससे हमारे को मिला कि एंगल ओ डैश बी ये 180 डिग्री है, क्योंकि ओ डैश ए ओ डैश ए ये वाला एंगल, ओ डैश बी ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ए ओ डैश बी ये पूरा मिल जाता है। तो अगर ये हमें मिल गया तो इससे क्या हुआ, इससे हमें पता चल गया कि जो ओ डैश है वो ए बी के ऊपर लाई करता है। thus we can say that O dash lies on AB। इसका मतलब AB जो है वो तो हमारी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि 180 डिग्री आ गया, और ये जो लाइन सेगमेंट हमारा AB है इसके ऊपर ही हमारे पास O डैश है। अब अगर मान लो ये हमारे पास O डैश हम कह रहे हैं इस तरह से, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इससे अब ये फ़र्क पड़ेगा कि AB जो है वो तो हमारी कोड है। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे तो सर्कल पे ही, तो जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर ये ए और बी जो हैं वो लाई कर रहे हैं। अब अगर उस पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी कोड है। तो क्लियरली ए बी इज अ कोड फॉर सर्कल COR एंड एंगल O डैश A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब अगर कभी कोई एक कोड हो और कोड जो है उसके ऊपर हम किसी भी सेंटर से 90 डिग्री बनाएं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, परपेंडिकुलर जो होता है इट बाइसेक्ट्स द कोड। तो इससे हमें मिल जाएगा कि ओ डैश जो है ये हमारा मिड पॉइंट है ए बी का। तो इससे हमें मिल गया कि ओ डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी का ये मिड पॉइंट है, ये हम यहां पर लिख देंगे, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यहीं पर ही मैं लिख देता हूं बाइसेक्ट्स द कोड। तो ओ डैश हमने प्रूव कर दिया कि ये यहां पर मिड पॉइंट। अगर कोई सेंटर जो है वो किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो तो उससे क्या प्रूव हो जाता है, उससे ये प्रूव हो जाता है कि ए बी जो है वो यहां पर डायमीटर है। तो हेंस ए बी is the diameter of the circle CO dash R। तो ये हमारा जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर हो गया एंड आल्सो द कॉमन कोड।
और दूसरी चीज़ ये कि वो कॉमन कोड भी हो गई, क्योंकि बड़े वाले की तो वो कोड है ही और डायमीटर अपने आप में एक कोड होती है, तो इसका मतलब वो दोनों की वहाँ पर कोड हो गई। अब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट है आपका ए बी जो है वो अब ट्वाइस हो जाएगा ए ओ डैश के। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर है तो वो डबल रहेगा रेडियस के। अगर वो डबल होगा रेडियस के तो यहाँ पर ए ओ डैश जो है वो 3 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये है एक पर्टिकुलर मेथड जो सिर्फ इस क्वेश्चन में ही काम आएगा, लेकिन ये जनरल मेथड नहीं है। जो दूसरा मेथड है वो जनरल मेथड है और वो मैं अब आपको करवाता हूँ। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम कहें कि फिगर जो हम बना रहे हैं वो सही है, तो बिल्कुल गलत बात है। हम फिगर यहाँ पर बिल्कुल गलत बना रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कि आप इतने परफेक्ट हो जाएं कि जैसे ही आप डेटा देखें, डेटा देख के आपको पता चल जाए कि हाँ फिगर तो ये है। तो ऐसा तो होगा नहीं। और कभी भी अगर मान लो हम ज्योमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम एक्यूरेट फिगर बनाएं। अगर उसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने वहाँ पर सर्कल लेना है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 सेंटीमीटर का ही लें। तो एक रफ फिगर में हम यहाँ पर अगर एक रफ डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा सा डायग्राम बनेगा। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपके पास ये जो रेडियस है ये आपको बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है दो सेंटर्स के बीच में, एक को मैं यहाँ पर ओ ले लेता हूँ और दूसरे को मैं यहाँ पर ओ डैश ले लेता हूँ। तो ये जो दो हमारे पास सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस हमें दिया हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर्स। तो ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से छोटा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा जो हमारा सेंटर है, यानी जो दूसरा सर्कल हम बना रहे हैं उसका सेंटर वो बड़े वाले सर्कल से बाहर चला जाए। जबकि मैंने देखा है कि कई टीचर्स जो हैं वो ऐसी फिगर बनाते हैं, और इसी के कारण जो है वो कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हम कौन सी वाली फिगर बनाएं। तो हम वो फिगर क्यों नहीं बना सकते वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हमारा जो ओ डैश है वो आप रफ फिगर के लिए यहाँ बना लें, यानी कोड के दूसरी साइड। लेकिन सेंटर जो है वो कभी भी सर्कल के बाहर नहीं बनाना, क्योंकि सर्कल के बाहर बनाने का मतलब तो ऐसा हो जाएगा कि आप रफ जो बना रहे हैं वो भी बिल्कुल मतलब एस्टिमेट आप ले ही नहीं रहे हैं। तो या तो आप इधर रखें या आप इधर रखें। अब ये मेथड जो है वो काम कैसे करेगा? मेथड को काम करवाने के लिए हमें जो सबसे पहले करना होगा वो यहाँ पर ये जो ओ डैश है इसको हमें एक्सटेंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। हम जस्ट यहाँ पर ओ डैश जो है वो लेंगे और इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। ये जो मैंने डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन इसलिए ली है ताकि आपको थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन अलग से दिखे। ये जो पॉइंट हैं इन्हें हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो ये कॉमन कोड हो गई। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन है इसे हम ले लेते हैं एम। तो लेबलिंग जो है वो आप देख ही सकते हैं कि सभी पॉइंट्स की हो चुकी है। तो अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पर पहले गिवन डेटा वगैरह जो है वो किस तरह से देंगे। तो क्योंकि ये एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, तो हम वो गिवन टू प्रूव वगैरह तो लिखेंगे नहीं। तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या रहेंगी? सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो जो हमारे पास सर्कल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो यूजुअल स्टेटमेंट होती है बिल्कुल वैसे ही शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर टू सर्कल्स COR and CO dash R dash intersecting at A and B। जो दो पॉइंट हमारे पास हैं वो, और इसमें जो है बाकी हमारे को सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे पास ओ डैश ए और ओ जो हैं, मतलब ओ डैश जो हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक ही लाइन में हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स
AO dash is equal to 3 centimeters and OO dash is equal to 4 centimeter, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो है वो हमारे को 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया है, अब हमने OO डैश को प्रोड्यूस किया है, तो ये भी यहाँ पर लिख देते हैं, वी प्रोड्यूस OO डैश टू मीट AB एट M। तो ये हमारे पास जो हमने टोटल फिगर यहाँ पर बनाई है उसके बारे में हो। अब हम क्या करें, अब हम फैक्ट्स देखते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेटा जी दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के सेंटर हैं। हमेशा याद रखो कि अगर दो सर्कल दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें तो हमेशा जो है वो जो कॉमन कोड होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे। बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम थ्योरम कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक फैक्ट जो मैंने आपको बताया, अब उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, सिंस द सेंटर्स of two intersecting circles lie on the perpendicular bisector of the common chord therefore हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि ये जो एंगल है O'MA या OMA ये 90 डिग्री का है। और ये हमारे लिए यहाँ पर प्रोसीड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो आगे यहाँ पर सॉल्व करना है वो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे करना। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो तभी काम करेगी जब हमारे पास राइट ट्रायंगल हो। तो अब जो है वो राइट ट्रायंगल जो है वो हम कैसे लें, हम क्या करते हैं, हम पहले एक छोटा राइट ट्रायंगल ले लेते हैं O'MA। लेकिन अब इसके अंदर बार बार O'MA ये लिखना थोड़ा सा जो है वो हेक्टिक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे जो है वो वहाँ पर दो वेरिएबल दे देते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको x और इसको h ले रहा हूँ। मैं लेट कर रहा हूँ, लेट O'M इज इक्वल टू h एंड AM इज इक्वल टू x। अब जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि h और x जो हैं वो ऑब्वियस है, O'M और MA बार बार लिखने से तो काफ़ी इजी रहेंगे। तो अब जो है, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम in right triangle O'MA, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिल जाएगा O'M को हमने क्योंकि यहाँ पर h ले लिया है और AM को x ले लिया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ x² प्लस h² इज इक्वल टू AO' यानी 3² यानी 9। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो अभी के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है वो देकर इसी तरीके से छोड़ देता हूँ। और एक दूसरी इक्वेशन जो है वो हमें मिलेगी यहाँ पर, अगर हम दूसरे राइट ट्रायंगल में आएंगे यानी OMA में, एंड इन राइट ट्रायंगल OMA, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इसमें OM और MA ये दो साइड हमने लेनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर OM² प्लस AM² इज इक्वल टू OA²। तो OM² जो है बेटा, अब इसको ज़रा स्प्लिट कर देते हैं। तो OM जो है वो हमारा OO' प्लस O'M इस तरह से मिल जाएगा हमें। AM² जो है उसको इसी वाले स्टेप में आपने लिखना है, इसी स्टेप में लिख दीजिए, इससे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए। AM को हमने x लिया, वो आपकी मर्जी है। OA की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है,
तो वो भी आपने इस स्टेप में लिखना है, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास वेरिएबल हमने लिए हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ओ डैश जो है उसकी वैल्यू तो है हमारे पास 4, ओ डैश एम ये हमने लिया है एच, ए एम इसे लिया है हमने एक्स, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है 25। फिर से मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो है ये हमारे पास, तो 16 प्लस 8h प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इस तरह से आएगा। अब तो क्योंकि अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा तो मुझे शिफ्ट करना ही होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी फिगर जो है वो आप मिस ना करें। अब जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 8h ये हम एक तरफ रख लेते हैं और इस 16 को दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 8h इज इक्वल टू, ये अगर इधर जाएगा तो ये आएगा 9 बेटा। तो ये जो है ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब अगर हम मान लो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में 9 है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर फिर 0 देगा हमें, 8h में से तो कुछ माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसी के आगे फिर से वही सेम रीज़न के कारण कि ज़्यादा शिफ्ट ना हो मेरा पेपर, मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ। हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा सिर्फ 8h, क्योंकि बाकी जो है वो माइनस होकर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ, एच स्क्वायर के साथ। यहाँ पर राइट में हमारे पास 9 और 9 ये भी हमारे पास 0 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0/8 यानी 0। तो h की वैल्यू 0 हो गई। h अगर आप फिगर में देखेंगे तो हमारे पास ये था h। अब जो है वो हम जरा am की बात करते हैं। तो am की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? am की वैल्यू हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1। अब 1 में अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, और प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास स्ट्रेट अवे यहाँ पर आ जाएगी 3। तो अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। तो प्रैक्टिकली हुआ क्या है? प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो हमने दूसरा मेथड अभी पहले किया था उसमें हमने देखा था ये वाला पॉइंट यहाँ था, और हम वो फिगर पहले ही कह चुके हैं कि हाँ वही वाली फिगर सही है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ प्रूव हुई बेटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो h हमारा 0 आया है, तो ये जो जगह है ये 0 हो गई। 0 हो गई का सीधा सा मतलब है कि ये आपका पॉइंट जो है वो इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो क्योंकि हम जो है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शुरू करने से पहले, कि जस्ट डेटा देखकर वो एक टीचर या हो सकता है एक क्वेश्चन को पहले आपने किया हो तो आप वहाँ पर उसको एक रट्टाफिकेशन वे में कर लें, वो तो ओके है। लेकिन जनरल वे में जो है वो हम सीधा सीधा देखकर यहाँ पर कहें कि ये 0 होगा, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप मैथमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और आप 3, 4, 5 देख के फटाफट सोच लेते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, सर्कल की थ्योरम्स आपको टिप्स पे याद हैं, वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास हमने इस तरह से प्रूव किया कि ये किस तरह से 0 है और am की वैल्यू हमारे पास किस तरह से 3 है। अब ये जो हमारे पास am की वैल्यू 3 है, इसका हम क्या करें? तो अब जस्ट हमने वहाँ पर जो कॉमन कोड है, अब मैं आपको फिगर नहीं दिखा सकता इसके साथ में, जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारी कॉमन कोड है, कॉमन कोड AB थी, उस पर OM जो है वो परपेंडिकुलर था। वो हमने पहले ही बोल दिया था कि हाँ हमारे पास O डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है।
तो यहाँ पर जो है वो अगर मान लो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम पहले से ही बोल चुके हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिंस M is the midpoint of AB, therefore AB is equal to twice of AM। सीधी सी बात है, अगर AB जो है उसका मिड पॉइंट M है तो डबल करना पड़ेगा हमें AM को, यानी AM जो है वो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए X लिया था, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ट्वाइस ऑफ X, और 3 जो है वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये आ गया। और फाइनल हमारी आंसर स्टेटमेंट दे देते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों के दोनों मेथड बता दिए हैं, आपके स्कूल में जो भी यूज़ हो आप उसी को फॉलो करें। तो बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। के लिए मैंने डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले से बना दिया है। यहाँ पर एक सर्कल हम कंसिडर कर रहे हैं और दो इक्वल कोड हैं ए बी और सी डी, और जो हमने प्रूव करना है वो क्या है कि अगर मान लो हम इसके फ्रेगमेंट्स की बात करें, सेगमेंट्स, तो वो जो हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कहें तो मान लो ये हमारे पास एक एम पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने प्रूव करना है कि ए एम तो सी एम के इक्वल है और बी एम डी एम के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो हैं वो हमारे इक्वल है। अब इसे करने के लिए जो ज़रूरत है हमारी वो क्या है, इसे करने के लिए आपको एक तो जो आपके पास ये O और जो भी इंटरसेक्टिंग आपका पॉइंट है ये, इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्शन में मैं इसको मिला देता हूँ। ये हमारे पास एक तो हम O और M को मिलाएंगे, और जो भी हमारे पास O है उससे हम यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो O से हम यहाँ पर CD पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये हमारे पास, क्योंकि मैं यहाँ पर रफ परपेंडिकुलर ही बना सकता हूँ, एक तो जो कैमरा है वो मुझे यहाँ पर पूरे पॉइंट्स ढंग से नहीं देखने दे रहा, और ये हमारे पास इस तरह से जो हमारे परपेंडिकुलर्स हैं वो दोनों आर्म्स जो हमारी दो कोड्स हैं उनके ऊपर ऐसे डाल देंगे। तो ये हमारे पास जो दो हमने परपेंडिकुलर्स डाले हैं इनको वहाँ पर अलग अलग लेबल कर देते हैं। एक जो है उसे हम P ले लेते हैं, एक को हम Q ले लेते हैं। अब जो है यही डेटा जो है वो हमने प्रॉपर जो है गिवन टू प्रूफ फॉर्म में है वो लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या होगा, यहाँ पर गिवन डेटा में हमारे पास एक सर्कल है, तो अ सर्कल COR in which AB and CD are two equal chords intersecting at M। तो ये तो हमारा गिवन डेटा है। अब इसमें हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हमारे इक्वल हों। तो AM जो है वो हमने CM के इक्वल प्रूव करना है, एंड BM जो है उसको हमने DM के इक्वल प्रूव करना है। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नीडेड है वो लिख देते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन है बेटा वो हमारे को क्या चाहिए, एक तो हम OM को ज्वाइन कर रहे हैं, वी जॉइन OM, ये एक चीज़ हो गई, और फिर हम वहाँ पर दो परपेंडिकुलर जो हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वी ड्रॉ OP ऑन AB एंड OQ ऑन CD।
तो ये हमारे दो परपेंडिकुलर हो। अब आ जाते हैं हमारे जो मेन पार्ट है यानी प्रूफ। अब यहाँ पर क्या है बेटा, अगर मान लो हम यहाँ पर ये देखें तो ये आपने याद रखना है कि ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये जो है ये 90 डिग्री है। तो अब जो है सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बेटा OMP और OMQ। इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ, ये जो हमारे पास OMP और OMQ है, इसमें OM तो आप देख ही सकते हैं, ये तो कॉमन ही है। तो OM इज इक्वल टू OM हो गया हमारा कॉमन। इसके अलावा जो है वो आप देखेंगे कि OP और OQ ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे वो थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आप मुझे बता सकते हैं कि OP और OQ जो हैं वो सेंटर से परपेंडिकुलर हैं। तो सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक तरह से। जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम बता देंगे क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये रीजनिंग हो गई। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर एंगल है, एंगल कौन सा हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक एंगल जो है वो है हमारा OPM और इक्वल है ये OQM के। क्यों है, क्योंकि दोनों जो हैं वो 90 डिग्री हैं, हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है। अब क्योंकि ये हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं ट्राइंगल की, और तीन जो चीज़ें हैं वो हमारे जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन है उसको मैच करती है, तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो हमने लिए हैं OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMQ। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी यूज़ करी है हमने यूज़ करी है RHS। हमने एक राइट एंगल लिया है, एक हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो OM हमने लिया था। और तीसरा जो है वो कोई सी भी साइड होनी चाहिए, तो हमने OP ले लिया। तो ये हमारी RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। अब ये मेहनत हमने क्यों की, क्योंकि हम यहाँ पर PM और QM इसको इक्वल प्रूव करना चाहिए। यहाँ पर 10 PM और QM ये हमने यहाँ पर इक्वल प्रूफ, और इसे फर्स्ट ले लेंगे। तो ये जो है ये वो पार्ट है जो आपको अभी डायरेक्ट समझ में नहीं आया होगा कि हमने ये क्यों किया है। अभी तो हमने AM और CM को इक्वल दिखाना था, लेकिन AM और CM हम इतनी इजीली अभी नहीं दिखा सकते, तो अभी के लिए सिर्फ ये पार्ट लेते हैं। अब जो है अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल्स। अब दूसरे ट्राइंगल्स कौन से हैं, दूसरे ट्राइंगल्स जो हैं वो तब बनेंगे जब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। मतलब हम यहाँ पर एक तो O के साथ में D को ज्वाइन कर दें, ये मैंने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ये पहले किया जाए तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर लगती है, और बच्चे जो हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि पहला जो पार्ट था वो कितना इजी था, और दूसरा पार्ट भी इसका काफ़ी इजी है, तो इसीलिए मैंने इसे पार्ट बाय पार्ट किया है। अब हमने किया क्या है, हमने वहाँ पर OB और OD इसे ज्वाइन किया है। तो अब जो है वो आप जानते हैं कि हमने क्या किया है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन लिखें तो आप पहले से ही जहाँ पर आप ये लिख रहे हैं V जॉइन OM, वहीं पर लिख दीजिएगा OB OD। मैं यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ, V जॉइन OB, और क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। ये जो है हमने एक्स्ट्रा लिया है V जॉइन OB एंड OD। अब इसे ज्वाइन करने से हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर ट्राइंगल मिल गए OPB और OQD। तो नाउ इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQD, अब एक तो इसके अंदर मिल जाएगा OP इज इक्वल टू OQ,
सेम रीजनिंग हमारी जो हमने ऊपर वहाँ पर रीजनिंग दी है, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो यहीं पर बता देंगे हम यहाँ पर इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और अगर मान लो ये ऐसे फैक्ट्स हों, ये मैं आपको एक जनरल उसमें बता रहा हूँ, अगर ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम वहाँ पर बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं एक क्वेश्चन में, तो अच्छा रहता है कि आप शुरुआत में ही वो एक फैक्ट लिखें, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू लिख दें और उसको एक वहाँ पर इक्वेशन नंबर वहाँ पर दे दें, ताकि आप बार बार जब भी यूज़ करें तो फ्रॉम वन करके उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ पहले आपको बता देता तो आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ। तो अभी के लिए जो है उसको इस तरह से करते हैं, ओ पी और ओ क्यू हमने यहाँ पर इक्वल कर दिए। अब बेटा अगर ओ बी और ओ डी की बात करें, तो ओ पी और ओ डी ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही वहाँ पर रेडियस हैं, तो रेडियस हैं तो एक सर्कल की रेडियस तो इक्वल ही रहेंगी। और जो नेक्स्ट है वो हमारा राइट एंगल है, यानी ओ पी बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू टी के। अब ये जो है ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि आपको जो फिगर है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो मैं इस पेपर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ कि अब हमें स्पेस की ज़रूरत है यहाँ। तो अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं। ओ पी बी जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ क्यू डी के साथ। रीजन सेम हमारा पहले वाला ही रहेगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें जो चाहिए यहाँ पर वो क्या है, वो हमारी साइड हमने देखनी है। तो जस्ट आप देखेंगे कि ए बी और सी डी का कौन सा फ्रेगमेंट है जो इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो ए बी का पी बी और सी डी का क्यू डी, ये जो सेगमेंट हैं ये आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम बता देते हैं कि हमारे पास जो क्यू डी है वो और पी बी जो है वो ये इक्वल होंगे, पी इज इक्वल टू क्यू डी। और ये जो है ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमारी दो इक्वेशंस हैं अगर हम इन्हें ऐड करें, तो एडिंग 1 एंड 2, स्पेस जो है वो ना होने के कारण मैं आगे ही कर देता हूँ, अदरवाइज मुझे जितना शिफ्ट करना पड़ेगा आपके लिए कन्फ्यूज़न उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर वी गेट हर लाइन को यूज़ करते हुए यहाँ पर दिखा देते हैं, फर्स्ट में पी एम है और ये पी बी है। तो पी एम प्लस पी बी इक्वल आ जाएगा क्यू एम प्लस क्यू डी के, क्यू एम प्लस क्यू डी। अगर आप फिगर में देखना चाहें तो फिगर में आप आराम से जो पहले है उसको देख सकते हैं कि पी एम और पी बी जो है वो मिल के एम बी बनाएंगे और ये एम डी बनाएगा। तो लिखने में हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको बी एम लिख देते हैं एम बी की जगह, क्योंकि हमने टू प्रूव में बी एम लिखा हुआ है। और ये जो है ये हमारे पास टी एम आ जाएगा। अब मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ ताकि आप ये समझ लें कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर जो हमारा क्यू एम और क्यू डी था इसको जोड़ दिया हमने, क्यू एम क्यू डी, और यहाँ पर एम पी और पी बी इसे मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह से एक पार्ट जो है हमारा वो तो हमने प्रूव कर दिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो हम कैसे प्रूव, अब जो है हमारे पास ये एक तो इक्वेशन दे देते हैं, मान लो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब जो है वो वी नो दैट करके लिख देते हैं यहाँ पर, वी नो दैट, या सिंपल गिवन करके आप लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये तो गिवन डेटा ही था। अब इसमें से हमने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन,
इसमें से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो ए बी में से यहाँ पर बी एम माइनस हो जाएगा और सी डी में से डी एम माइनस हो जाएगा। तो ए बी में से अगर आप बी एम माइनस करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि ए एम यहाँ पर बचता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए एम बचेगा और सी डी में से अगर आप डी एम को माइनस करेंगे तो आपके पास सी एम बचेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वो दोनों की दोनों इक्वेशंस आ गई जो हमें चाहिए थी। तो थर्ड और फोर्थ जो हैं फ्रॉम 3 and 4 हम वहाँ पर इकट्ठा लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू सी एम एंड बी एम इज इक्वल टू डी एम। ये चीज़ हमारे पास हमने प्रूव करनी। और अगर आप चाहें तो जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग हमारी लाइन होती है वो आप लिख सकते हैं और वो है हमारी हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कहा क्या गया है। हमसे ये कहा गया है कि अगर मान लो हमारे पास दो इक्वल कोड जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो अगर हम सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ में ज्वाइन करेंगे तो ऐसे में ये जो लाइन सेगमेंट है ये कोड के साथ में जो एंगल बना रहा है ये वाला और ये वाला, ये आपस में इक्वल होंगे। इनको हमने प्रूव करना है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो जो हमारा इंटरसेक्शन है उसको हम यहाँ पर एक लेबल दे देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम हो गया। जो कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी वो, इनफैक्ट अगर आप सेकंड क्वेश्चन मेरे साथ कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत ऑर्डर में है। आप ये मान लीजिए एनसीईआरटी को ये चाहिए था कि पहले ये वाला क्वेश्चन जो है वो करवाया जाए बच्चों से, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सिमिलर है, और सिमिलर बोलना भी मुझे लग रहा है यहाँ पर गलत है क्योंकि एग्जैक्ट है कंस्ट्रक्शन जो है। कंस्ट्रक्शन हमने जस्ट वहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे पास सेंटर है उस सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर मैं दोनों जो हमारी इक्वल कोड्स हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। जो कैमरा है वो क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है एग्जैक्ट पॉइंट्स वगैरह को मिलाने में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकता है यहाँ पर दिखे, लेकिन हमने क्योंकि रफ फिगर बनानी होती है तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये परपेंडिकुलर्स हमारे, इनको हम एक को P और एक को Q इस तरह से ले लेते हैं। और अब इसे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास सर्कल है, सर्कल COR, और इसके बीच में हमारे पास दो कोड हैं इन विच टू इक्वल कोड्स AB and CD are intersecting at M। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, और जो हमने प्रूव करना है वो अब यहाँ बता देते हैं। हमने प्रूव करना है कि हमारा एंगल OMP इक्वल है OMQ के। कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी की है वो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले लिख देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन में आएगा हमारे पास वी ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB, और दूसरा जो है वो आएगा बेटा OQ परपेंडिकुलर टू CD। तो अभी तक मैंने यहाँ पर जो किया है वो था जो यहाँ पर या तो गिवन था या फिर हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही फिगर को एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है वो चलते हैं हम प्रूफ पार्ट में। अब प्रूफ पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो OP और OQ ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल होंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि AB और CD जो है वो कोड्स इक्वल दी हुई हैं।
और सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो हमें जस्ट डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस देता है अगर मान लो वो हमारे को कोड का, तो वो तो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर ये अगर आप समझ गए तो अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं बचा। तो इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OQM, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले OM इज इक्वल टू OM हम लिख देते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियस है, ये कॉमन है। OPM इक्वल लिख देते हैं हम OQM के, क्योंकि ये भी बहुत ही इजीली हमें नज़र आ रहा है कि दोनों 90 डिग्री हैं। बाई कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। अब जो है वो हम लिखते हैं OP इज इक्वल टू OQ, और यहाँ पर आपको रीजनिंग देनी होगी। क्या? इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी एक सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर्स बनाएं तो वो डिस्टेंस देंगे और वो हमारे पास इक्वल आएंगे। ये हो गया। अब क्योंकि ये तीन फैक्ट्स जो हमारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के हैं वो पूरे हो गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू OQM, और रीजन जो है वो हो जाएगा हमारा RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हम इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो दिखा सकते हैं कि वो इक्वल है, और वो ही हमने करना है। हमने यहाँ पर OMP को इक्वल दिखाना है OMQ के, जो हमारा टू प्रूव पार्ट में आप देख सकते हैं। तो सबसे सेटिस्फाइंग हमारी स्टेटमेंट, लास्ट लाइन हमारी, हेंस प्रूव्ड, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन करने के बाद बढ़ते हैं बेटा जी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट A, B, C and D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। और आप देख ही सकते हैं फिगर जो है वो क्वेश्चन में हमारे सामने दी ही हुई है। इसे जो है क्वेश्चन को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट इसका सॉल्यूशन जो है उसमें भी आपको ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि हमें क्या करना है यहाँ पर। तो हमारे लिए जस्ट एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। वो क्या है? वो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो मैं जो है वो दिखा देता हूँ। जस्ट ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर हम ले लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसे हम यहाँ पर M ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गिवन जो है वो हमारे पास है टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, और जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो हमारे दोनों के दोनों O पे ही होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर O जो है वो सेम रहेगा, लेकिन रेडियस जो है वो रेडियस हम चेंज कर देंगे। हमारे दो कोसेंट्रिक सर्कल हमने ले लिए, जैसा कि हम यहाँ पर दिखाई रहे हैं, और एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होती हुई जा रही है, तो हम वो लिख देंगे अ लाइन intersects the circles at A, B, C and D as shown in the figure। तो सिर्फ इतना सा डेटा हमें यहाँ पर गिवन है, और टू प्रूफ पार्ट जो है वो हमारे पास हमने यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो है कि AB और CD इन्हें हमने आपस में प्रूव करना है। तो ये इक्वल कैसे प्रूव होंगे? कंस्ट्रक्शन आपके सामने अभी मैंने की है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे वी ड्रॉ, और हमने जो भी पॉइंट लिया है जैसे कि OM परपेंडिकुलर टू जो भी हमारे पास लाइन है उसे हम पूरा AD यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं, क्योंकि पूरे के ऊपर ही परपेंडिकुलर है ये यहाँ पर। अब प्रूफ पार्ट पे चलते हैं, और आप देखेंगे कि ये पार्ट सबसे इजी है, इससे भी छोटा।
तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पर सिर्फ एक फैक्ट जो है वो यूज़ करेंगे, वो क्या है, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisects the chord। और आप देखेंगे कि BC ये छोटे सर्कल के लिए एक कोड है, AD ये बड़े सर्कल के लिए एक कोड है। तो हम यहाँ पर एक ही स्टेप के अंदर दोनों ही लिख देंगे। वो कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे AM इज इक्वल टू DM, ये हमारे को एक फैक्ट मिल जाएगा जब हम AD को एक कोड की तरह यहाँ पर लेंगे, और अगर हम BC को कोड की तरह लेंगे तो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा BM इज इक्वल टू CM। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जस्ट हम यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो अगर हम 2 फ्रॉम 1 करते हैं यानी AM माइनस BM करते हैं और DM माइनस CM करते हैं, तो आप देखेंगे AM में से BM, ये AM है, इसमें से BM माइनस हो जाएगी तो सिर्फ AB ही बचेगी। ये हमारे पास AB आ गई। और DM में से अगर CM माइनस करते हैं, ये है DM, और इसमें से CM माइनस करते हैं तो हमारे पास CD आ गई। और यही हमने प्रूव करना था, हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। तो आप देख ही सकते हैं कितना छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन था। तो फोर्थ क्वेश्चन के बाद चलते हैं बेटा जी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। अब जरा यहाँ पर फिगर में देखते हैं बेटा। फिगर में मैंने ये जो है एक सर्कल बना दिया है बेटा। इस सर्कल में ये जो हमारे पास एस है, जो हमारी सलमा आपी हैं उनको हमने यहाँ पर बिठा दिया, रेशमा मैडम को यहाँ पर बिठा दिया, और जड़ी साड़ी मनदीप हैगी वो इधर है। तो ये हमारे पास सलमा, रेशमा और मनदीप, ये तीनों के तीनों बच्चे जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं बेटा। अब जो हमें दिया हुआ है वो ये कि ये जो हमारा सर्कल है बेटा इसका रेडियस है 5 मीटर्स। तो यहाँ पर जो है जो हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए होगी, साथ में जो गिवन डेटा है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने मुझे यहाँ पर जो लाइंस हैं, लाइंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे कैमरा के कारण। ये जो है इस तरह से एक लाइन मैंने बना दी, यहाँ पर ये मेरे पास दूसरी लाइन हो गई। ये जस्ट रेडियस हैं सारे के सारे, क्योंकि रेशमा, सलमा और मनदीप जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि तीनों के तीनों जो हैं वो एक सर्कल के ऊपर हैं। तो ऑब्वियस है सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो होगा उसे अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो वो हमारा रेडियस बनेगा। तो ये तीनों डिस्टेंस जो हैं वो सेम होंगे, यानी तीनों जो हैं वो हमारे को यहाँ पर 5-5 मीटर जो हैं वो दिए हुए हैं। और जो हमारे पास दो डिस्टेंस S और R यानी सलमा और रेशमा के बीच में दिया हुआ है और सलमा और मनदीप के बीच में दिया हुआ है वो 6 मीटर है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर अलग अलग इस तरह से डेटा हैं वो भी मैं आपको मेंशन करके दे देता हूँ। तो ये हमारे पास बेटा जी 5 मीटर्स हैं, ये हमारे पास 5 मीटर्स हैं। इसमें मैं 5 मीटर्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं 5 मीटर लिखूँगा तो आपको लगेगा शायद मैं यहाँ से यहाँ तक लिख रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं करते, इसे हम यहाँ पर O ले लेते हैं और यहाँ पर जो है वो एक बीच में हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए हम अभी के लिए P ले लेते हैं। और ये जो हमारे पास OS है ये हम ध्यान रखेंगे कि ये 5 मीटर्स है। रेशमा और सलमा इसके बीच में जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 6 मीटर्स बेटा। सलमा और मनदीप के बीच में भी जो हमारे को डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 6 मीटर्स। तो ये टोटल डेटा जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर था वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है आपके सामने। अब जो है वो यहाँ पर हम बता देते हैं, लेट जो भी हमारे पास रेशमा
सलमा एंड मनदीप बी एट पॉइंट्स, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करनी होती है, जो भी फिगर है वो ऐसा नहीं है कि बना दिया तो एस से सलमा जो है वो हर एक कोई समझ लेगा, ऐसा नहीं है, हमें वहाँ बताना पड़ेगा। तो लेट रेशमा सलमा एंड मनदीप बी एट पॉइंट्स आर एस एंड एम respectively on the circle as shown in the figure। और इसके बाद भी हमारा गिवन डेटा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, हमें ये भी बताना चाहिए कि जो भी हमारे पास गिवन डेटा में है वो हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा में जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम बताएंगे। हेयर ओ आर इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 5 मीटर्स, और यहाँ पर हम बता देंगे क्यों, क्योंकि रेडियस है। एंड आर एस इज इक्वल टू एम एस इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो ये आर एस एम एस जो हैं ये भी हमारे पास गिवन डेटा में आ जाते हैं। अब जो है वो हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो क्योंकि हम यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व करके आर एम की वैल्यू नहीं दे सकते, तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर जो ओ एस है ये यहाँ पर आर एम को इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पर ओ आर ओ एस ओ एम जो है वो पहले से कहने की बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखेंगे, लेट आर एम इंटरसेक्ट्स ओ एस एट पी। और यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये तो हो गया सारा हमारा डेटा, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए अच्छा रहेगा अगर हम यहाँ पर इसे जो है वो कोई ना कोई एक लेटर असाइन कर दें, क्योंकि बार बार ओ पी पी एम ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं, इसको जो है वो एच ले लेते हैं, इसको यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ओ से लेकर पी तक हमारे को एच दिया हुआ है और ओ से लेकर एस तक हमारे को 5 दिया हुआ है, तो पी से लेकर एस तक कितना हो जाएगा। अगर कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाता है ना, कैसे पता चलता है, माइनस करके। तो यहाँ पर भी वही होगा, टोटल 5 है, ये एच है, तो ये जो है ये माइनस करके हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस एच। और अब जो है वो यहाँ पर ये रिटर्न में भी दे देते हैं, लेट ओ पी इज इक्वल टू एच मीटर्स। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा कि पी एस इज इक्वल टू ओ एस माइनस ओ पी इज इक्वल टू 5 माइनस एच। और यहाँ पर हम थोड़ा सा दूर उसको मीटर्स इस तरह से लिख देते। और दूसरा जो है वो हमने लेट किया है बेटा जी पी एम, लेट पी एम इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ये जस्ट इसलिए कि हमारे को बार बार यहाँ पर पी एम ओ पी वगैरह ना लिखना पड़े, इसलिए आपकी मर्जी है, अगर आप ये ना लिखना चाहें तो ना लिखें, आप डायरेक्ट लिख लें। तो ये हमारे पास अभी तक टोटल जो गिवन डेटा था वो था, और ये बहुत ज़रूरी है बेटा इसमें टाइम देना कि आप इसको समझ सकें, क्योंकि सीधा सीधा रट्टाफिकेशन करके वहाँ पर सीधे स्टेप्स में आपको दे दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारी पूरी फिगर हो गई। अब बेटा जी अब हमने क्या करना है, एक स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि हमें प्रूव करना है कि ओ एस आर एम पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब तक हम ये प्रूव नहीं कर सकते तब तक हम वहाँ पर पाइथागोरस शुरू ही नहीं कर सकते। तो अब वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर ये और ये, या फिर ये और ये जो ट्राइंगल हैं इन्हें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, जो हम नहीं दिखा सकते। तो फिर हम क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उससे पहले भी एक स्टेप लेते हैं, मतलब हमारा जो मेन स्टेप 1 होगा उससे पहले वाला स्टेप होगा वो क्या है, उसमें हमें ओ आर एस और ओ एम एस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू यही करते हैं, इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस,
इनमें हमारे पास ओ एस के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन है। ओ एम के इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियस है। और आर एस और एम एस ये आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं दोनों के दोनों हमारे को 6 मीटर दिए हुए हैं, तो ईच 6 मीटर्स लिख दो या गिवन लिख दो, दोनों चलेगा। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें मिल गया कि ओ आर एस कॉन्ग्रुएंट है ओ एम एस के। रीज़न एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब आ जाते हैं मेन पार्ट में कि हमने इतनी मेहनत क्यों करी। इतनी मेहनत हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमें यहाँ पर जो ओ पी आर और ओ पी एम है उनको कॉन्ग्रुएंट करने में एक पार्ट जो है वो कम मिल रहा था, और वो पार्ट अब हम यहाँ पर ले सकते हैं। वो कैसे? हम यहाँ पर ये वाला एंगल ले लेंगे, एस ओ आर एस ओ एम इनको इक्वल दिखा के, एस ओ आर एस ओ एम ये हमारे पास सी पी सी टी से आ जाएगा, और इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे क्योंकि इसे हमने यूज़ करना है। तो अब चलते हैं जो हमारा मेन ट्राइंगल है ओ पी आर और ओ पी एम में। इन ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ पी एम। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास एक तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी है। क्यों है? कॉमन। एक हमारे पास ओ आर ओ एम के इक्वल है। ये क्यों है? क्योंकि रेडियाई हैं। तो ये दो स्टेप तो हमारे को पहले मिल रहे थे। जो तीसरा स्टेप, जो तीसरी हमारे पास चीज़ है, वो हमारे पास नहीं थी, जो अब है। अब हम यहाँ पर ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, ये आपको वहाँ बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये होता है गिवन डेटा के लिए। ये गिवन डेटा नहीं है, ये हमने प्रूव किया है, तो ये आपने वहाँ नहीं बनाना है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है क्योंकि आगे तक हमारे लिए काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो हमने एक के बाद एक प्रूव करना होगा। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास हो गई यहाँ पर बेटा, एस ओ आर इज इक्वल टू एस ओ एम। नाम से एंगल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एस ओ आर और पी ओ आर दोनों सेम है। अगर हम एस ओ एम कहें या पी ओ एम कहें तो एंगल जो है वो सेम है। तो ये कहाँ से आया है? ये हमारे पास आया है फ्रॉम 1। तो ये जो फर्स्ट हमने इक्वेशन यूज़ करी थी ये इससे आ गया। अब ये तीन पार्ट आने के कारण हमारे पास जो ट्राइंगल हैं यानी ओ पी आर और ओ पी एम ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्यों हो गए? क्योंकि हमने यहाँ पर एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लगाई है। अब ये जो है इन्हें कॉन्ग्रुएंट क्यों किया? क्योंकि हमें ओ पी आर और ओ पी एम को यहाँ पर इक्वल दिखाना था। ओ पी आर इक्वल ओ पी एम, ये वाले दो एंगल जो हैं ये हमने यहाँ पर इक्वल दिखाने थे। और कैसे दिखाए हमने? सीपीसीटी से। अब यहाँ पर हम ये बता देंगे कि ओ पी आर प्लस ओ पी एम ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हैं। क्यों हैं दोनों मिलकर 180 डिग्री? क्योंकि लीनियर पेयर हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया लीनियर पेयर। जब कभी भी दो एंगल इक्वल हों और दोनों का सम हमें दिया हो तो दोनों एंगल सम के हाफ होते हैं। तो फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन लिख दें हम, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस। इसमें हमें क्या मिल गया? इसमें हमें मिल गया बेटा ओ पी आर इज इक्वल टू ओ पी एम इज इक्वल टू 180/2। जो भी सम होता है डिवाइडेड बाई 2, 90/90। अगर ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल भी हैं और दोनों का सम जो है वो 180 है, तो ऐसे में दोनों 90/90 के हो गए। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये जो है ये हमारा पहला स्टेप था जो हमें करना था, लेकिन ये हम कर नहीं सकते थे, तो इसलिए हमें इससे पहले भी एक स्टेप लेना पड़ा। अब ये जो हमने 90 डिग्री यहाँ पर प्रूव किया है, क्यों किया है?
क्योंकि हमें जो है वहाँ पर इक्वेशंस चाहिए दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर h और x हमने दो वेरिएबल लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि दो वेरिएबल हमने लिए हैं, दो वेरिएबल तो आपके पास आने ही थे, वो भलाई वो OP और PM होते, भलाई वो अब h और x हैं, तो दो वेरिएबल आने थे। अब दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन जो है वो हमें मिलेंगी पाइथागोरस से। तो मुझे शीट को अब थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो फिगर है वो चली जाएगी। तो आप अगर ये फिगर को नोट करना चाहें या आप यहीं पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं फिगर बाद में भी दिखा दूंगा। तो अब जो है वो हमारी मेन कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। तो नाउ इन राइट ट्राइंगल, जो हमारा राइट ट्राइंगल है OPM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर h और x का एक रिलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास h² प्लस x² इज इक्वल टू OM², यानी 5² यानी 25, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पर लेंगे, जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है, यानी SPM। एंड इन राइट ट्राइंगल SPM में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो PS है वो हम पहले से 5 - h ले चुके हैं। तो यहाँ पर बार बार हमारे को वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी लेंथी है ये। और ये इक्वल आ गया बेटा जी हमारे MS² के, और MS² जो है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी यहाँ पर 36 हो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में हमें ये वाली जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना होगा। तो यहाँ पर 25 माइनस 10h प्लस h², ये तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, प्लस x² है हमारे पास, ये रहा, और इक्वल्स में हमारे पास फाइनली आया था 36। तो ये हो गया। अब आप चाहें तो सारे वेरिएबल्स आप एक तरफ रख लें और बाकी जो हैं उनको दूसरी तरफ। मैं बार बार शीट को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो मैं इसके आगे कर रहा हूँ, आप इसके नीचे करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा बेटा जी h² प्लस x² माइनस 10h। मैंने ये तीनों जो हैं सिर्फ 3 टर्म्स लिखी हैं और कुछ भी नहीं है। 25 को इधर ले जाता हूँ मैं, तो 25 को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 11। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। अब अगर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो पहले तो लिख देते हैं ये सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड करते हैं और राइट में से राइट, जैसा कि हमेशा होता है। तो h² में से h² अगर माइनस करेंगे तो 0, x² में से x² माइनस करेंगे तो 0, और माइनस 10h में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, दो ही टर्म थी यहाँ पर। तो माइनस 10h जो है वो हमारे पास बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से हमारे पास हम लिख देंगे वी गेट माइनस 10h इज इक्वल टू 11 माइनस 25 यानी माइनस 14। अब ये हमारे पास आ गया, तो इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। h की वैल्यू जो है वो आप जैसा मर्जी चाहें, आप चाहें तो इसको 7/5 करके लिख लें, और चाहें तो सीधा सीधा यहाँ पर 1.4 करके लिख लें। तो h की वैल्यू 1.4 आ जाएगी हमारे पास। तो ये h की वैल्यू जो आ गई है, इससे हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, 1 में अगर हम इसको पुट करें, पुटिंग दिस इन 1, तो अगर हम 1 में पुट करें, आप नीचे करना, मैं फिर से आगे कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस वाली प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो h की वैल्यू मैंने ले ली 1.4 और इसका स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू 25। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96। तो x² जो है वो मिल गया 25 माइनस 1.96 यानी 23.04, और 23.04 जो है
उसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो हमारे को देगा 4.8। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसका क्या यूज़ होगा? अब मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ, क्योंकि हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं यहाँ पर। तो अब मैं फिगर दिखा के डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हो गया और क्या बचा है। तो हमने ये जो ट्राइंगल है OPM, ये सॉल्व किया। एक इक्वेशन निकाली थी h² + x² = 5²। SPM सॉल्व किया, जिसमें 5 - h² + x² की वैल्यू 6² के इक्वल आई। फिर हमने दो इक्वेशन जो आई उनको आपस में सॉल्व किया, जिससे h और x हमारे पास आ गए। अब h और x जो हमारे पास आ गए हैं, उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? x। क्यों? क्योंकि x जो है वो RM का पार्ट है। अब बात ये है कि RM का कितना पार्ट है? तो मैं कहता हूँ RM का ये हाफ है। तो ये हाफ कैसे है? ये हाफ इसलिए है बेटा, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि OP जो है वो 90 डिग्री है। और अगर मान लो कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर अगर आता है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा यहाँ पर बाइसेक्ट करता है जो भी कोड है उसे। और नहीं तो अगर आपको याद हो तो हम पहले से यहाँ पर OPR और OPM, ये दो ट्राइंगल जो हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो ये जो है ये CPCT से भी हो सकता है, और अगर आप चाहें तो ये जो है वो एक लाइन जो है आपने लिखनी है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो जैसा भी चाहें वो करके आप इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, और यहाँ पर अगर वो बाइसेक्ट करती है तो हमें क्या दे रही है? तो वो हमें ये दे रही है कि RM की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है? वो हो जाएगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ PM। और ट्वाइस ऑफ PM, हमने पहले से PM को x लिया हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 4.8 है, तो ये हमारे पास 9.6 आ गई। और सब कुछ क्योंकि मीटर्स में है तो ये भी हमारे पास मीटर्स में आ गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास RM आ गया, लेकिन हम आंसर को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि RM जो है वो लेट वैल्यूज़ हैं। RM हमारे को क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, R तो हमने वहाँ पर पॉइंट लिया था। तो हमें वहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, और वो स्टेटमेंट जो है जो भी हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको देख कर होती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज, हमारा जो आंसर है यानी 9.6 मीटर्स। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 meters इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो, जैसा कि हमारे पास एक सर्कल मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया यहाँ पर, और सर्कल पे मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं ASD, और यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जो भी यहाँ पर 3 बच्चे हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे अंकुर, सैयद और डेविड हैं, इसीलिए मैंने A, S और D ले लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास फिगर है उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारे को SD जो है उसको ज्वाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर SD को ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पर SD को ज्वाइन कर दिया। इसको करने के दो ढंग होते हैं बेटा। एक, जिसके लिए आपको मैथ्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे चाहिए होंगे। वो क्या है? वो ये है बेटा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता हो तो ये काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये वाली चीज़ नहीं पता होती, ना ही उन्हें अभी 9th में पता होता है कि सेंट्रॉइड जो है
वो किस तरह से वहाँ पर मीडियंस के साथ में जो डिवीज़न है वो करता है, 2:1 रेशो कैसे आती है। तो ये जो है चीज़ें अभी के लिए हम दिमाग से निकाल देते हैं और बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट जो है जो कि आप आराम से समझ लेंगे उस पे चलते हैं। तो एक जो है वो मैंने क्या किया है, एस डी को यहाँ पर ज्वाइन किया है। यहाँ पर जो है ये मेरे पास जो सेंटर है उससे मैं जो भी ए है उसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ए से मैंने यहाँ पर सेंटर को इस तरह से ज्वाइन किया और इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। तो अभी के लिए हम इसको जो है वो सेंटर जो है वो हमारा ओ ले लेते हैं। जो हमारा ए ओ एक्सटेंड हो रहा है इसे हम आगे एम ले लेते हैं। अब जो बाकी हमारे पास हैं वो सारे लाइन सेगमेंट जो हैं उनको जोड़ देते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो हमारे को चाहिए होंगे वो यहाँ पर ए और एस जो है वो चाहिए तो नहीं होगा, लेकिन जो टॉय टेलीफोन है उनकी वायर जो है वो इस तरह से जा रही हैं। ये ए से डी तक जो है वो ऐसे ले लेते हैं। और फिर जो ओ है हमारा यानी जो सेंटर है उससे ज्वाइन कर देते हैं। जो भी हमारे पास ये अलग अलग हैं, तो जो भी हमारे पास ओ से ए है ये तो हम कर ही चुके हैं। तो हमारे पास बचा यहाँ पर एक तो ओ से डी, ये हो गया। और हमें सिर्फ ए की साइड सॉल्व करनी होगी, दूसरी साइड हमें सॉल्व नहीं करनी होगी। और काफ़ी सिमिलर सा ये जो है हम प्रोसीड करेंगे जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यानी 5th क्वेश्चन में किया था वैसे ही। तो ये हमारी फिगर है जो हमें चाहिए होगी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। अब जैसा कि हमने 5th क्वेश्चन में लिखा था बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हमें यहाँ पर ए एस डी हम पॉइंट ले तो रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन तो करने होंगे कि ए एस डी हैं क्या। अंकुर, सैयद और डेविड। तो हम कहते हैं लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड बी एट द पॉइंट्स, और पॉइंट्स हमारे हैं ए एस और डी। respectively on the circle as shown in the figure। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जैसा हमने फिगर में दिखाया है वैसे वैसे ए एस डी को हमने डिफाइन कर दिया। अब जो हमारे पास सर्कल है उसका हमारे पास जो सेंटर है उससे हमने ए एस और डी जो हमारे पास ज्वाइन किए हैं, ये तीनों के तीनों हमारे को रेडियस दे रहे हैं। और रेडियस हमारे को वहाँ पर 20 मीटर्स जो है वो पहले से दी हुई है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। तो हेयर ओ एस, ये सब ओ ए ओ एस ओ डी ये सारे जो हैं ये 20 मीटर्स हैं। और यहाँ पर हम बता देते हैं क्यों है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे लिए रेडियाई हैं। तो रेडियस हमारे को 20 मीटर पहले से दिया हुआ है। अब सिर्फ इतना सा गिवन डेटा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बताया हुआ है कि ए एस एस डी और ए डी ये हमारे इक्वल हैं। ए एस डी एंड ए डी ये हमारे सारे के सारे इक्वल दिए हुए हैं। और ये अगर आप चाहो तो हमेशा अच्छा रहता है कि यहीं पर ही कोई ना कोई एक लेटर जो है वो असाइन कर दो। तो यहाँ पर जो है वो हम x जो है अभी ले लेते हैं। इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, कुछ भी करने के लिए हमें यहाँ पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ए एम है जो ए ओ को एक्सटेंड करके आया है ये एस डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि 5th क्वेश्चन में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही हमको यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। तो जैसे उसमें हमारे पास सीधा सीधा हम 90 नहीं प्रूव कर सकते थे वैसे ही इसमें भी नहीं कर सकते। इसमें भी अगर हम देखें तो हम इन ट्राइंगल में आने से पहले हम यहाँ पर ओ ए डी और ओ ए एस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जैसा भी हमारे को मजबूरी है वो तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कि लेट ए ओ प्रोड्यूस्ड मीट एस डी एट एम। और अब जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एस एंड ट्राइंगल
OAD। इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास OA जो है वो तो कॉमन ही है, तो OA इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये कॉमन है। OS और OD ये क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये रेडियाई हैं, तो ये हमारे पास रेडियाई हैं। ईच जो है वो हमारे को 20 मीटर्स दी हुई है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। और AS इज इक्वल टू AD, ये हमारे को क्वेश्चन में बताया हुआ है, गिवन है। उसके बाद क्योंकि 3 साइड हो गई, तो इसलिए हमारे पास जो ट्राइंगल है OAS, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OAD के। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास क्यों हो गया है SSS कॉन्ग्रुएंसी से, जो कि हम मेंशन कर देंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंसी हमने यहाँ पर प्रूव की? क्योंकि हमें यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल दिखाने थे। क्यों दिखाने थे वो आपको नेक्स्ट स्टेप में अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें OAS और एंगल OAD ये हमें दोनों इक्वल चाहिए थे, तो यहाँ पर जो है वो हम CPCT लिख देते हैं, और क्योंकि इसे हम आगे यूज़ करेंगे तो इसे एक इक्वेशन दे देते हैं। तो ये था हमारा जो प्रिपरेटरी स्टेप है, जो कि डायरेक्ट यूज़ में नहीं है। तो अब ये जो है ये हमने किया सिर्फ इस लाइन के लिए। अब हम चलते हैं हमारे मेन स्टेप की तरफ, जो कि अब हमारा यूज़ होगा इन ट्राइंगल AMS एंड ट्राइंगल AMD। अब इसमें ये क्यों यूज़ होगा? क्योंकि AMS और AMD में हम पहले जो है वो AM इज इक्वल टू AM लिख सकते थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये तो कॉमन ही है। हम AS इज इक्वल टू AD लिख सकते थे, AS इज इक्वल टू AD क्यों लिख सकते थे? क्योंकि ये हमारे को गिवन है। लेकिन इनके अलावा हमारे पास तीसरा कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो हम प्रूव करके वहाँ पर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें आपस में। तो क्योंकि हम इक्वालिटी नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने ये सारी मेहनत की ऊपर। अब जो है अब हम आराम से दे सकते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं OAS इज इक्वल टू OAD फ्रॉम 1, और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अब SAS लग जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास AMS कॉन्ग्रुएंट हो गई है हमारे पास AMD इसके साथ में। अब AMS ट्राइंगल और AMD जो है ये हमारी SAS कॉन्ग्रुएंसी से हुई है, तो ये मेंशन कर देते हैं कॉन्ग्रुएंसी। और अब इससे हम क्या चाहते हैं? इससे हम दो चीज़ें चाहते हैं। तो अब जो हैं वो दो चीज़ें हमारे को क्या मिल जाएंगी? एक तो हम चाहते हैं कि हमारे को यहाँ मिल जाए AMD और AMS, ये हमारे पास दोनों एंगल आ जाए। तो ये दोनों के दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए। ये हमारे पास CPCT से हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास AMS और AMD इक्वल आ गए CPCT से, और यहाँ पर हम बता देंगे कि आल्सो AMS प्लस एंगल AMD, इनको अगर हम ऐड करें तो 180 आता है। क्यों आता है? क्योंकि क्लियर है, अगर आप देखेंगे फिगर में तो ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर हैं। तो कभी भी अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो और उनका सम हमें पता हो, तो हर एक एंगल उस सम का हाफ होता है। तो फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस अब इन इक्वेशन से हमें क्या मिला? इनसे हमें मिल गया यहाँ पर कि जो भी हमारे पास एंगल हैं AMS AMD, ये दोनों 180/2 हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल। और 90 डिग्री प्रूव करना क्यों जरूरी था? क्योंकि 90 डिग्री ही एक ऐसा एंगल है जो हमें यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करने देगा। और आप याद रखें कि ये जो है ये हमारे को 20 मीटर्स लेना है, क्योंकि रेडियस यहाँ पर सारी जो है वो 20 मीटर्स हैं। ये भी 20 है, ये भी 20 है। यहाँ पर जो है वो मैं OM को H ले लेता हूँ। लेट OM इज इक्वल टू H, मीटर्स में है तो H मीटर्स ले लेते हैं, एंड SM इज इक्वल टू DM
इज इक्वल टू जो भी हमारे पास एस डी है उसके हाफ होंगे। क्यों होंगे? ये हमारे पास है जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, कौन कौन से ट्राइंगल जो हमने अभी प्रूव किए हैं, ए एम एस और ए एम डी, ए एम एस एंड ए एम डी। तो ये दो ट्राइंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ए एम एस एंड ए एम डी। और एस डी अगर आपको याद हो तो हमने पहले से ही ये जो हमारी साइड थी ये सारी x ले ली थी, तो हमारे लिए ये वैल्यू x/2 हो जाएगी। अब ये हम जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए वहाँ पर पाइथागोरस के अंदर रिजल्ट्स को देखना। पहले वाली शीट पे प्रॉपर जगह ना होने के कारण मैंने इसे दूसरी शीट पे बना लिया है। तो जो हमारे अंकुर, सैयद और डेविड हैं उन्हें मैंने उस वाले पार्क से उठाकर अब इस वाले पार्क में बिठा दिया है। यहाँ पर हम ये प्रूव कर ही चुके हैं बेटा जी कि ये जो है ये हम h जो है इसे लेट कर रहे हैं, जो हमारा OM है, जो ये है ये हमारा x/2 हमने प्रूव कर दिया है, इसे हमने x लेट कर लिया था। तो इस फिगर में मैंने वो सारा कुछ बना दिया है जो भी हमें चाहिए था। अब जो हमने करना है वो जस्ट हमने यहाँ पर ये 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर OMD और AMD इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो एक एक करके करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल हम ले रहे हैं अभी OMD, और जो नोटेशंस हमने ली हैं वो ही यूज करते हैं, यानी हम यहाँ पर h और x/2 जो है वो यूज करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज OM और MD जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो h² आ जाएगा और x/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OD², और OD² जो है वो हम जानते ही हैं 20² हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 400। ये जो है ये थोड़ी सी फ्रैक्शनल वैल्यूज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास h² आ गया, यहाँ पर x²/4 और ये 400। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4h²। यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x² बचेगा, क्योंकि नीचे जो 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा ये 1600। इसे ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो है दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, तो अब लिख देते हैं इन राइट ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास AM² प्लस MD² ये आएगा। तो AM हमारे पास जो है वो अभी के लिए मैं AM² ही लिख देता हूँ, और अभी इसको भी हम DM या MD कुछ भी लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं आपको जो भी नोटेशंस हैं वो दे दूंगा। इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि AM के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट नोटेशन नहीं है। अब AM जो है उसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो OA प्लस OM इस तरह से स्प्लिट हो सकता है। MD जो है वो तो MD ही रहेगा, और AD जो है वो AD ही रहेगा। अब जो है अगर हम वैल्यूज पुट करना चाहें यहाँ पर, तो जो OA है वो तो रेडियस है, तो वहाँ पर हम 20 पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 20। OM जो है वो हम h लेट कर चुके हैं, और ये है हमारे पास x/2 का स्क्वायर, और ये है हमारे पास x का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम ये वाली ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 400 प्लस 40h प्लस h²। मैंने जस्ट a प्लस b का होल स्क्वायर यूज़ किया है। ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा x²/4, और इस x² को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसको हम पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 400 प्लस 40h प्लस h², और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखो -3x²/4 आएगा, क्योंकि अगर हम 4 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 4x², x² माइनस 4x² माइनस 3x² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ताकि हमारी ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो हट जाए। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 160h, ये हो जाएगा 4h²,
और इसे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -3x², क्योंकि जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये x² है, इस x² की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर x² की वैल्यू लेंगे तो ये क्या आएगी, ये आएगी 1600, और ये अगर उधर चला गया तो -4h²। तो अगर हम फर्स्ट से x² की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आ रही है 1600 -4h², वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यूजिंग द वैल्यू ऑफ x² फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में अगर हम ये वाली वैल्यू को यूज करें तो क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर आता है 1600 जैसा था, यहाँ आता है 160h जैसा था, यहाँ पर 4h² जैसा था, लेकिन यहाँ पर x² की जगह आ जाएगा 1600 -4h², और ये हमारे पास इक्वल्स में तो ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि इधर इक्वल्स में ज़ीरो था हमारे पास। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 1600 प्लस 160h प्लस 4h² माइनस 4800 प्लस 12h², ये आ गया। ये जो है ये हम क्लियरली देखेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह इसको लिख लेते हैं। ये जो 4h² है और ये जो 12h² है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16h²। h वाली टर्म सिर्फ यही है तो इसको लिख लेते हैं 160h, और 1600 में से 4800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3200, ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं क्योंकि हमने जस्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 16 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके मेरे पास आएगा h², यहाँ पर जो है वो आ जाएगा मेरे पास 10h, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 200। अब जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म है वो आप जानते ही हैं, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 की जगह हम 20 - 10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा h², यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 20 - 10h माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा h² प्लस 20h माइनस 10h माइनस 200। h को अगर हम यहाँ पर जैसे हम करते हैं पेयर बनाना, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास h कॉमन आ रहा है, h प्लस 20 हो गया, यहाँ पर 10 कॉमन है, h प्लस 20 हो गया इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो h प्लस 20 और h माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। और इसको अगर हम देखें तो हमारे को दो वैल्यूज़ मिल गई कि हमारे पास या तो h की वैल्यू -20 है या फिर h की वैल्यू 10 है। अब मैं फिर से थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ पर -20 तो हम यूज नहीं कर सकते, क्यों? हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस h is length of a line segment, therefore h is not equal to -20। thus हमारे पास h की वैल्यू जो है वो 10 आ गई, 20 नहीं। तो h की वैल्यू 10 आ गई। अब h की वैल्यू 10 जो है इसको हम पुट कर देते हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1। अब हम 1 में अगर इसको पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 4h² की जगह 10² प्लस x² इज इक्वल टू जो हमारे पास 1600 है, एक्चुअली 1600 ये आ गया। यहाँ पर ये जो है ये 400 हो गया, ये उधर चला जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 1600 माइनस 400 यानी 1200। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर के हिसाब से देखें बेटा, तो अब x जो है वो हमारे पास √1200 है, और 1200 जो जानते हैं बच्चे वो तो बहुत इजीली कर लेंगे, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आप करके देखेंगे तो आपके पास 20 अलग आ जाएगा, √3 अलग।
क्यों? क्योंकि ये जो है ये 400 इंटू 3 है, 400 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 20, तो वो तो बाहर निकल जाएगा, और 3 जो है वो अंदर रह जाएगा। तो x की वैल्यू 20√3 आ गई। और हमने x की वैल्यू नहीं देनी, हमने वहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देनी थी, तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके लिए मैंने फिगर जो है वो आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बना रखी है। यहाँ पर मैंने ASD 3 पॉइंट ले लिए हैं, और अब जस्ट हमने इसको बताना है कि हमने यहाँ पर ASD जो है वो क्यों लिए हैं। तो हम कह देते हैं यहाँ पर लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड बी एट द पॉइंट्स A, S and D on the circle COR respectively। तो ये तीनों जो हैं वो तीनों हमारे 3 पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम बोल देते हैं सच दैट, ये जो है ये पॉइंट हमारा O है, तो ये हम O ले लेते हैं। तो इसमें हमारे को क्या क्या मिल गया है, हमारे को एक तो मिल गया है कि OA इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OD। ये जो है ये 20 मीटर्स है हमारा, क्योंकि सारे के सारे अगर हम देखेंगे तो वो रेडियाई बना रहे हैं, तो रेडियाई हो गई है। और जो दूसरी चीज़ दी हुई है वो ये कि हमारा ये जो AS, SD और AD है ये इक्वल है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं AS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू SD। और इसे यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि x लेट कर लेते हैं अभी। अब अगर हम ये देखें तो बेटा ये ASD, ये तीनों क्योंकि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है, तो एक तरह से ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के कारण ये जो सॉल्व करना है ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं सिंस ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर सेंट्रॉयड of triangle ASD and center of its circumcircle। सर्कमसर्कल होता है बेटा जो ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से होकर जा रहा हो बाहर से। तो ये जो हमारे पास सर्कल है और उसका जो भी हमारा सेंटर है और जो ASD है उसका सेंट्रॉयड है, ये हमारे कोइंसाइड करेंगे। Thus, O is the centroid of triangle ASD। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो O है ये हमारा सेंट्रॉयड है। अब सेंट्रॉयड है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं। सेंट्रॉयड होता है बेटा वो पॉइंट जहां पर सारी मीडियंस जो हैं वो मीट करती हैं। तो यहां पर अब जो है वो हम AO को प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस प्रोड्यूस AO to meet SD at M। ये जो है ये M पॉइंट हो गया, ये हमारे पास सेंट्रॉयड है। अब ये जो है इससे हमारे को आगे क्या हेल्प मिली जरा वो देखते हैं। सिंस सेंट्रॉयड divides the medians in 2:1, जो भी हमारा
वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जो हमारे पास लाइन आएगी वो पहले 2 पार्ट्स होंगे और फिर 1 पार्ट होगा, तो 2:1 में हमेशा डिवाइड होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास AO रेशो OM, ये अगर हम देखें तो 2:1 होगा। तो OA की वैल्यू तो हमारे को पता ही है, तो OA की वैल्यू हमारे पास क्योंकि 20 है, क्योंकि ये सारी रेडियस जो है ये तो 20 दी हुई है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 20 मीटर्स रेशो OM इज इक्वल टू 2:1 हो गया। अब इसको अगर हम OM के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 20 OM है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये रफ पे करके दिखा देता हूँ। ये 20 OM का मतलब होता है 20/OM, और ये 2/1 है। तो हमारा OM जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आएगा, तो OM 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 20/2 हो गया, यानी ये हमारे पास 10 आ गया, क्योंकि ये मीटर्स में है सब कुछ, तो ये भी हमारे पास मीटर्स में आ गया। तो 10 जो हमारे पास मीडियन है, 10 मीडियन, हमें कैसे पता मीडियन है, क्योंकि जो भी सेंट्रॉइड है अगर मान लो हम उसको प्रोड्यूस मतलब कभी भी वर्टेक्स के साथ में मीट करके प्रोड्यूस करवाएंगे तो वो मीडियन ही देगा। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन के ऊपर ही होता है। तो मीडियन AM जो है ये हमारे पास हो गई OA प्लस OM, यानी 20 प्लस 10 यानी 30 मीटर्स। ये टोटल जो है ये हमारे पास 30 मीटर्स हो गया। तो ठीक है, अब इसके बाद हमारे को क्या मिलेगा, अब फिर से एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं इक्विलेटरल की, वो क्या है, मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो होती है ये हमेशा एल्टीट्यूड होती है इसकी, यानी ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री होगी, एंड इट्स एल्टीट्यूड। और एक और प्रॉपर्टी इसी के साथ में, वो क्या है कि एल्टीट्यूड की वैल्यू √3 साइड अपॉन 2 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो मैं आपको ये आगे दिखा देता हूँ, इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर जो एल्टीट्यूड है हमारा AM, तो AM जो है वो हो जाएगा हमारे पास √3, और जो साइड है वो कोई सी भी साइड हम वहाँ पर ले सकते हैं, उसको मतलब AS AD या SD कुछ भी लिख सकते हैं, और हमने सबको X लिया हुआ है तो X ले लेते हैं, अपॉन 2 हो जाएगा। AM की वैल्यू जो है वो तो हम पहले से निकाल चुके हैं, वो है हमारी 30। तो 30 इज इक्वल टू √3/2x हो जाएगा, और x अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 60/√3। नीचे हम रूट्स में नहीं छोड़ते आंसर, तो √3 जो है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम इसको, √3 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, नीचे 3 हो जाएगा जो 60 को वहाँ पर कैंसिल करेगा, तो 20√3 ये आ जाएगा हमारे पास। और क्योंकि सब कुछ मीटर्स में है तो ये भी हमारे पास मीटर्स में आ जाएगा। तो बस बेटा जी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।